हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ रेसगेस्टे की। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। एंड आज की इस वीडियो में हम इसे एग्जांपल्स एंड केस लॉज के साथ बहुत डिटेल में कवर करेंगे। रेसगेस्टे की लिटरल मीनिंग की बात की जाए तो इसका लिटरल मीनिंग होता है थिंग्स डन, एंड इसे कवर किया गया है सेक्शन 4 ऑफ BSA, मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। एंड BSA से पहले इसे कवर किया गया था सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो रेसगेस्टे का मतलब होता है कोई भी फैक्ट, एक्ट और स्टेटमेंट जो कि क्लोजली कनेक्टेड हो मेन इंसिडेंट से। एग्जाम्पल के लिए कोई भी मर्डर हुआ है, कोई भी रॉबरी हुई है, या कोई भी थेफ्ट हुआ है, कोई भी मेन इंसिडेंट हुआ है, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे, एक्ट होगी एंड जितनी भी स्टेटमेंट होगी, अगर वो क्लोजली कनेक्टेड है मेन इंसिडेंट के साथ इन सेम ट्रांजेक्शन, तो वो रेसगेस्टे है। डेफिनेशन की बात करते हैं। रेसगेस्टे इज अ लीगल डॉक्ट्रिन विच मीन्स फैक्ट, एक्ट और स्टेटमेंट डेट आर क्लोजली कनेक्टेड विद द मेन इंसिडेंट। अगर मेन इंसिडेंट के साथ कोई भी फैक्ट, एक्ट और स्टेटमेंट क्लोजली कनेक्टेड है तो वो रेसगेस्टे है। बट डेट दे फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, मतलब सेम ट्रांजेक्शन से क्या मतलब है कि जो भी मेन इंसिडेंट हुआ है वो फैक्ट, एक्ट और स्टेटमेंट उससे रिलेट करती हुई होनी चाहिए, उसके साथ क्लोजली कनेक्टेड होनी चाहिए, तभी वो रेसगेस्टे माना जाएगा। एंड इसे एडमिसिबल किया गया है कोर्ट के अंदर एज अ एविडेंस, इवन इफ दे वुड अदरवाइज बी कंसिडर्ड हियरसे। मतलब कोई भी फैक्ट, एक्ट और स्टेटमेंट कंसिडर की जा सकती है एज अ हियरसे, बट वो क्लोजली कनेक्टेड है विद द मेन इंसिडेंट इन सेम ट्रांजेक्शन, इसलिए उसे रेसगेस्टे कहा गया है। एंड ये जो एविडेंस होती है ये एडमिसिबल होते हैं कोर्ट के अंदर, बट जो हियरसे एविडेंस होते हैं वो कोर्ट के अंदर जर्नली एडमिसिबल नहीं होते हैं। एंड इसके बारे में हम वीडियो में आगे जाकर डिटेल में बात करेंगे। अब रेसगेस्टे को एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं। राहुल एंड अमित, ये 2 पर्सन्स है एंड ये बैंक के बाहर खड़े हैं। ओके, एंड जो राहुल होता है वो नाइफ निकालता है एंड अमित को स्टैब करता है, अटैक करता है अमित के ऊपर नाइफ से। एंड उस कंडीशन में क्या होता है, अमित स्क्रीम करते हुए चिल्लाता है, राहुल इज स्टैबिंग मी प्लीज हेल्प। मतलब राहुल जो है मुझ पे अटैक कर रहा है नाइफ से, मुझे मार रहा है, प्लीज हेल्प मी। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो आसपास के लोग होते हैं वो अमित की आवाज सुनते हैं एंड उसे हॉस्पिटल भेज देते हैं, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब ट्रायल के टाइम पे क्या होता है, जो विटनेसेस होते हैं वो टेस्टिफाई करते हैं कि जिस टाइम पे राहुल ने अमित के ऊपर अटैक किया उस टाइम पर उन्होंने अमित को चिल्लाते हुए सुन लिया था कि राहुल इज स्टैबिंग मी प्लीज हेल्प। ठीक है, अब इस पूरे इंसिडेंट को अगर आप देखो, जैसे ही राहुल ने अमित के ऊपर अटैक किया, बिना सोचे समझे अमित तुरंत चिल्लाया राहुल इज स्टैबिंग मी एंड उसने अपनी स्टेटमेंट दे दी। अब ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट है रेसगेस्टे। एंड उसके बाद क्या होता है कि जो पीपल्स होते हैं आसपास जिन तक ये वॉइस पहुंचती है वो अमित को तुरंत हॉस्पिटल भेज देती है। तो अब इससे आपको ये पता लगा होगा कि सेम ट्रांजेक्शन के अंदर, मतलब अगर कोई भी फैक्ट, एक्ट और स्टेटमेंट अगर डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द मेन इंसिडेंट तो वो है रेसगेस्टे। अब बात करते हैं एक्सेप्शन टू हियरसे की। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हियरसे होता क्या है। एग्जाम्पल के लिए ए ने बी को बोला कि मुझे सी ने कहा है कि डी ने तुम्हारा बैग चोरी किया है। अब इसके अंदर क्या हुआ, जो ए है वो सी की बातें रिपीट कर रहा है, जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली उस तक नहीं पहुंची थी या फिर उसने डायरेक्टली डी को बैग चुराते हुए नहीं देखा था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है हियरसे। एंड ये जो ऑर्डिनरी हियरसे स्टेटमेंट्स होती है ये जर्नली कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती है। वही रेसगेस्टे की बात की जाए तो रेसगेस्टे इज एन एक्सेप्शन टू हियरसे रूल बिकॉज द स्टेटमेंट इज मेड इमीडिएटली ड्यूरिंग और जस्ट आफ्टर द इंसिडेंट। बट रेसगेस्टे के अंदर क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट है, एक्ट है या कंडक्ट है वो एट द टाइम ऑफ मेन इंसिडेंट होता है या फिर इंसिडेंट के तुरंत बाद होता है, जिसके अंदर बिल्कुल भी सोचने समझने का टाइम नहीं होता है, ना ही फैब्रिकेशन और लाई का टाइम होता है। मतलब अगर रेसगेस्टे हुआ है तो जो पर्सन है वो इमीडिएटली अपनी स्टेटमेंट देगा बिना सोचे समझे। इसका मतलब उसके पास इतना टाइम था ही नहीं कि वो स्टेटमेंट के अंदर चेंजेस कर सके या फिर झूठ बोल सके।
तो इसी वजह से ये जो स्टेटमेंट्स होती है ये मोर रिलायबल होती है देन ऑर्डिनरी हियरसे। ऑर्डिनरी हियरसे के अंदर क्या होता है, आप ऐसे कह सकते हो कि जो स्टेटमेंट होती है वो सेकेंडरी स्टेटमेंट होती है, सेकंड हैंड स्टेटमेंट होती है। एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की बात को कॉपी कर रहा है जो उसने डायरेक्टली स्टेटमेंट सुनी ही नहीं। बट रेस गेस्टे के अंदर क्या होता है कि जो स्टेटमेंट होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है विद द मेन इंसिडेंट इन सेम ट्रांजेक्शन। तो इसी वजह से ये मोर रिलायबल होती है एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी हियरसे। एसेंशियल्स की बात की जाए रेस गेस्टे की, देयर मस्ट बी अ फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू का क्या मतलब होता है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, राहुल ने अमित को स्टेप किया। अब इसके अंदर क्या है, जो फैक्ट इन इशू है, क्या राहुल ने सच में अमित को स्टेप किया था। तो रेस गेस्टे के लिए फैक्ट इन इशू का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। द फैक्ट मस्ट बी पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। मतलब जो भी फैक्ट है, एक्ट है, स्टेटमेंट है, कुछ भी है, वो बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड होनी चाहिए विद द मेन इंसिडेंट एंड वो रिलेट करती हुई होनी चाहिए मेन इंसिडेंट से। द स्टेटमेंट और एक्ट मस्ट बी स्पॉन्टेनियस। मतलब जो भी स्टेटमेंट है, जो भी एक्ट है, वो इमीडिएटली होना चाहिए। बिल्कुल जो भी स्टेटमेंट है या एक्ट है उसके बीच में और मेन इंसिडेंट के बीच में बिल्कुल भी ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तुरंत आफ्टर द इंसिडेंट होना चाहिए या फिर इंसिडेंट के टाइम पर ही होना चाहिए। नो टाइम फॉर फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन का टाइम ही नहीं होना चाहिए। मतलब स्टोरी मेकिंग का, झूठ बोलने का, या फिर अगर कोई भी इंसिडेंट हुआ है उसके अंदर एक्स्ट्रा बातें जोड़ने का, इन सब चीजों का टाइम ही नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। क्लोज प्रोक्सिमिटी इन टाइम एंड प्लेस। जो मेन इंसिडेंट है उससे बहुत ज्यादा क्लोज होना चाहिए टाइम एंड प्लेस। जितने भी एक्ट होगे, फैक्ट होगे या स्टेटमेंट होगी, वो सारे के सारे बहुत क्लोज होने चाहिए मेन इंसिडेंट से। डायरेक्ट कनेक्शन विद द फैक्ट इन इशू। जो भी स्टेटमेंट है, फैक्ट है, एक्ट है, कंडक्ट है, कुछ भी है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड होने चाहिए विद द फैक्ट इन इशू। इट में कंसिस्ट वर्ड, एक्ट और कंडक्ट। अब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, वर्ड भी हो सकता है कोई, स्टेटमेंट, कोई भी एक्ट भी हो सकता है एंड कोई कंडक्ट भी हो सकता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की कि रेस गेस्टे इंपॉर्टेंट क्यों है इतना। हेल्प्स द कोर्ट नो व्हाट रियली हैपेंड। जो रेस गेस्टे है वो हेल्प करता है कोर्ट की जानने में कि रियलिटी में क्या हुआ था। बिकॉज इसके अंदर फैब्रिकेशन का टाइम ही नहीं होता, झूठ बोलने का, बातें बनाने का, इसके अंदर टाइम ही नहीं होता इतना। तो इसीलिए इसको ज्यादा रिलायबल माना जाता है एंड ये एक रियल स्टोरी बताता है कोर्ट को कि हुआ क्या था। एक्सेप्शन टू द हियर से मैंने आपको बताया था। तो जो रेस गेस्टे है वो मोर रिलायबल है एज कंपेयर टू हियर से। रिड्यूस द चांस ऑफ फॉल्स स्टोरीज। जो रेस गेस्टे है ये फॉल्स स्टोरीज के चांसेस को बहुत कम कर देता है बिकॉज इसके अंदर फैब्रिकेशन का, लाई का, रिफ्लेक्शन का टाइम ही नहीं होता है। एक्सप्लेन द कंप्लीट इंसिडेंट। ये बहुत ही अच्छे तरीके से कोर्ट को पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। हेल्प डिराइव जस्टिस एंड एक अच्छे डिसीजन मेकिंग के अंदर ये हेल्प करता है। अब बात करते हैं केस लॉज की। तो पहला हमारा केस है जेंटला विजयवर्धन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। 1996 का ये केस है। अब इस केस में क्या था कि एक बस है जो हैदराबाद से चिलक्कलुरिपेट जा रही थी। अब रास्ते में क्या होता है, दो रोबर्स जो है वो पूरी बस को लूट लेते हैं एंड बस को लूटने के बाद वो बस में आग लगा देती है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, 23 पैसेंजर्स जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है एंड कुछ पैसेंजर्स होते हैं जो सरवाइव कर जाते हैं एंड वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। अब जो पैसेंजर्स होते हैं जो बच गए होते हैं उनकी जब स्टेटमेंट ली जाती है तो उनकी जो स्टेटमेंट होती है उनको जो हाई कोर्ट है वो ट्रीट कर रहा था एज अ रेस गेस्टे। बट इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये रेस गेस्टे बिल्कुल भी नहीं है। रेस गेस्टे तभी माना जाएगा जब स्टेटमेंट मेन इंसिडेंट के टाइम पे मिलेगी या इंसिडेंट के तुरंत बाद, इमीडिएटली आफ्टर इंसिडेंट मिलेगी, तभी रेस गेस्टे माना जाएगा एंड ये रेस गेस्टे नहीं है। वही सेकंड केस में हम देखें तो सेकंड केस है हमारा रतन वर्सेस द क्वीन। 1972 का ये केस है। इसमें क्या है, जो एक्यूज्ड पर्सन है वो है रतन। अब ये क्या करता है, ये अपनी वाइफ का मर्डर कर देता है। बट मर्डर से ठीक पहले, मतलब इंसिडेंट से ठीक पहले, जो लेडी है मतलब रतन की वाइफ, वो पुलिस को कॉल करती है एंड पुलिस को कहती है गेट मी द पुलिस प्लीज, एंड वो अपना एड्रेस देती है एंड इतने में ही फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। एंड जब पुलिस रतन के घर पे पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि उसकी वाइफ की तो पहले से ही डेथ हो चुकी है
एंड जब पुलिस रतन से पूछती है कि इसकी डेथ कैसे हुई, तो रतन कहता है कि मैं अपनी गन को साफ कर रहा था एंड गन क्लीन करते हुए गलती से उसकी डेथ हो गई। अब लीगल इशू यहाँ पर ये बनता है कि जो वाइफ है उसने टेलीफोन जो कॉल की थी पुलिस को, क्या वो एविडेंस है? क्या उसे रेस गेस्टे माना जाएगा? इसके अंदर प्रीवी काउंसिल कहता है यस, इसे कोर्ट में एडमिसिबल माना जाएगा बिकॉज जब वाइफ ने कॉल की थी एंड जब वाइफ की डेथ हुई थी वो टाइम काफी ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड था विद द मेन इंसिडेंट। मतलब जो वाइफ की जो स्टेटमेंट थी वो क्लोजली कनेक्टेड थी विद द मेन इंसिडेंट एंड इसके अंदर सेम ट्रांजेक्शन था। मतलब जो स्टेटमेंट थी एंड जो मेन इंसिडेंट था वो आपस में रिलेट करते थे। तो इसके अंदर प्रीवी काउंसिल कहता है कि हाँ, इसे रेस गेस्टे के अंदर कवर किया जाएगा। अब मैं स्क्रीन के ऊपर इन दोनों केस को रिटर्न में मेंशन कर देता हूँ जिससे आप इनका स्क्रीनशॉट ले सके। ये है केस नंबर 1 एंड ये है केस नंबर 2। बाकी आज की वीडियो यही कंप्लीट होती है। नोट्स के लिए आप इन पेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है पेज नंबर 1 एंड ये है पेज नंबर 2। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।